यदि युवा आज कृषि में जाना चाहता है, पशुपालन में जाना चाहता है, संघर्ष युवा, और इसीलिए शैलेंद्र सिंह जी जो है एक उदाहरण है कि उन्होंने संघर्ष करके एक आईपीएस होते हुए जो संघर्ष है वो आज के युवाओं को कम झेलना पड़ेगा। फिर भी कैसे उन्होंने क्या मॉडल विकसित किया है, थोड़ा आप बताएं और सर से पूछें कि वो मॉडल कैसे विकसित किया गया है। सर, मैं अपना जो मेरा खुद का अनुभव है, मैं पिछले 4 साल से सर के फार्म पे जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि वो फार्म बड़ी आसानी से जो है एक, या जो खेत है वो एक बंजर भूमि के, उसकी लोकेशन में बता देता हूँ। वो लखनऊ जेल, जो नई वाली जेल है सुल्तानपुर रोड के पास में, वहां पर उसके जस्ट पीछे जो है विकसित की गई है। और उसके आसपास की ज्यादातर या पूरी भूमि बंजर है। और वो एक लो लाइंग एरिया है, जहां पर बारिश के समय में सारा पानी भर जाता है। तो बारिश में पिछले 2-3 साल ऐसा भी हुआ कि, अच्छा, सबसे जरूरी बात इसमें यह है, अभी तक जो शायद चर्चा नहीं हुई थी, यह जो खेत है या जो फार्म है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देसी गाय पाली जाती है, जो भारत की देसी ब्रीड है। सिर्फ उनका संवर्धन होता है। और सर उसको राजस्थान से, हरियाणा से और अन्य कई जगहों से, वहां से जगह जगह से ये देसी गाय लेके आए हैं। और अब तो अच्छी खासी संख्या हो गई है, करीब मेरे ख्याल से सर 25 से 30 के बीच में है, या उससे भी ज्यादा है गाय। नहीं, छोटे बड़े गोवंश मिला के 85 है। 85 है जी। तो वही है। अच्छा, बारिश के दौरान यह सारा गोवंश को बगल के गांव में लेके जाना होता था, क्योंकि वहाँ पानी भर जाता था। तो उस खेत पर भी बहुत संघर्ष रहा है। लेकिन वो एक ऐसा बेहतरीन मॉडल क्रिएट किया गया है, वो एंड टू एंड है कि पहला, अगर कॉस्ट कटिंग को देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल है, क्योंकि वहां पर आपके चारा भी वहीं उगाया जाता है। और जैसा सर ने बताया कि गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल करके वहां की उस खेत की भूमि को, सर आप ये माने, 2 साल के अंदर बंजर जमीन को पूर्णतः उपजाऊ कर बना दिया गया है। आप उस फार्म की बाउंड्री के बाहर के वेजिटेशन को देखेंगे और अंदर की हरियाली को देखेंगे तो बहुत फर्क आपको दिखेगा, बहुत फर्क दिखेगा। अब वहां सब्जियां उगाई जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। मैं तो स्वयं इस्तेमाल करता हूँ, देसी गाय का दूध सर के यहाँ से आता है। घी अद्भुत क्वालिटी है, अद्भुत क्वालिटी है घी की, जो पहले कभी हम लोग को मिला करती थी। आज की डेट में लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आता। सरसों का तेल इतना बेहतरीन मैंने इतने साल बाद देखा है, इतने साल बाद अनुभव किया है, कि अगर एक बार उसकी आदत लग गई तो आप फिर सिर्फ क्वालिटी खाना खाएंगे। दूसरा, मैं जब पहले शुरू में सर से बात होती थी तो ये लगता था कि लखनऊ की आबादी 70 लाख के करीब है। देखा जाए तो मोर और लेस आपको अगर सिर्फ डेयरी की ही सप्लाई करनी है लखनऊ लखनऊ में, तो गोवंश आपको 20 लाख से 22 लाख, 25 लाख गोवंश चाहिए आपके शहर के आसपास, जो कि लखनऊ की डेयरी की सप्लाई को मीट आउट कर सके। यह गोवंश है ही नहीं। ये इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा एवेन्यू है। अच्छा, उसके अलावा सर ने जिस प्रकार से बैल को बिजली से जोड़ दिया है, वो प्लांट देख के हैरत होती है। वो अपने आप में लगता है कि एक अलग से रिवॉल्यूशन कहीं से अब शुरू होने वाला है। हमारे यहाँ पूरे भारत में जो पावर सब का जो जनरेशन है वो बहुत सेंट्रलाइज्ड है। या तो थर्मल पावर प्लांट से, हाइड्रो पावर प्लांट से, या न्यूक्लियर पावर प्लांट से थोड़ा बहुत आता है। आजकल सोलर पे काफी काम मोदी जी की सरकार ने किया है। पर यह सब कुछ बड़ा सेंट्रलाइज है। तो ट्रांसपोर्टेशन पावर में बड़ा लॉस होता है, ट्रांसमिशन में बहुत लॉस होता है। ट्रांसमिशन लॉसेस करीब 25-30% होते हैं। अगर हम डिसेंट्रलाइज तरीके से हम 1 मेगावाट 2 मेगावाट के प्लांट्स छोटे छोटे जगह जगह बना सके गोवंश आधारित, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होगा। तो ये तो एक, अच्छा, ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबल भी है, क्योंकि आज की डेट में लोगों को क्वालिटी खाना अगर चाहिए तो एक एक ऑर्गेनिक नाम का एक बड़ा सा शब्द जो है चलन में है। ये बड़ा एक अपने आप में सर से चर्चा होती है। इसको हम लोग स्कैम मानते हैं कि ऑर्गेनिक नाम, आपकी देसी गाय आधारित जो खेती है उससे बेहतर कुछ नहीं है, क्योंकि वो केमिकल लेस है, आपको बढ़िया क्वालिटी खाना दे रही है। और ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक मॉडल है, बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक मॉडल। इसको मास स्केल पे भी किया जा सकता है, चावल गेहूं इत्यादि वगैरह भी उगाया जा सकता है, जिससे पैदावार भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं कहा जाता ऑर्गेनिक में पैदावार कम होती है, सर के यहाँ खेत पर पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। तो ये अद्भुत इकोनॉमिक मॉडल है, और हम लोग इसको रेप्लिकेट करने की हम लोग का ये प्रयास है। सर का तो सबसे ज्यादा प्रयास है, हम क्या प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे अगर कि अगर इतना सा भी कहीं अगर जोड़ पाए तो हम लोग का भी जो है जीवन बन सकता है। तो
सर सर जैसे आप जी काफी संघर्ष के बाद फिर आप प्राइवेट जॉब में आए, फिर ये गो संस्कृतियों की ओर और ये मॉडल कैसे आपने विकसित किया? कहाँ आपने, एक तो मोदी जी या योगी जी से कुछ प्रेरणा मिली, पर ये थॉट्स प्रोसेस कैसे आया सर? एक देखिए, आईपीएस का युवा तो चाहता है कि अमेरिका उड़े, ब्रिटेन उड़े, आईपीएस बन जाए, तो फिर वो स्वाभाविक बात है, ऐसे भी ग्राउंड से कट जाते हैं आजकल के समय। आपने इसको कैसे सोचा? थॉट प्रोसेस तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं अपने घर में अपने बच्चे के लिए देशी गाय का दूध ढूंढना शुरू किया। आपको मालूम है, देशी गाय का दूध A2 मिल्क होता है और जर्सी और फ्रीजियन का A1 मिल्क होता है। A1 मिल्क हमारे सभी रोगों का कारक होता है, क्योंकि उसमें BCM7 बनता है पाचन के दौरान। A2 मिल्क में कोई BCM7 नहीं बनता, यानी बीटा कैल्शियम 7 नहीं बनता, जिससे कोई इस तरह के रोग गंभीर नहीं उत्पन्न होते। तो मैंने खोजना शुरू किया लखनऊ में, तो मुझे A2 मिल्क शुद्ध नहीं मिला। ऐसी दशा में हमने अपने और अपने नाते रिश्तेदार कुछ लोगों के लिए 5 गाय लेके आके हमने खेती शुरू की, मतलब ये गौशाला एक तरह से। और ये दिमाग में था कि हम अपने लिए इसको करें। फिर हमारे माध्यम से हमारे नियर डियर लोगों ने मांगना शुरू किया, इनके लिए हम पढ़ाते गए। और अंत में जब वो ज्यादा संख्या हो गई, तो आपको उसको फिर प्रॉफिटेबल भी बनाना, यानी कम से कम सस्टेनेबल तो बनाना ही, कि अपने पैर पे खड़े हो, वरना कितना आप अपने जेब से लगाएंगे। तो मैंने उसमें काम करना शुरू किया। मुझे देवराहा बाबा का एक वीडियो मिला, यूट्यूब पे आज है, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि गाय के गोबर में 8 प्रकार के लक्ष्मी का वास है, जो इसको समझ लिया वो देश पे राज करेगा। और ये बहुत बड़ी बात थी। दूध को हम लोग बाय प्रोडक्ट के रूप में अब मानने लगे। हम गोबर के माध्यम से जो खेती करने लगे, वो बहुत प्रॉफिटेबल हो गया। हमारा गोबर निकलता है, गोबर गैस प्लांट में जाता है, गोबर गैस प्लांट से गैस मिलती है, जिससे हम खाना पीना प्रोसेसिंग सब करते हैं। उसके जो स्लरी निकली वो बेस्ट खाद होती है, उसको हम खेत में डालते हैं। और इस तरह से गाय का यानी गौशाला का जो वेस्ट है वो चला गया खेत में, और खेत का ही वेस्ट वहीं से उनका जो चारा होगा वो आ गया उनको खाने के लिए। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, और जो सस्टेनेबल की हम बात करते थे वो प्रॉफिटेबल हो गया। तो आज के डेट में आपके माध्यम से मैं खासकर युवाओं को अपील करता हूं कि आप लोग 5-10 हजार 20 हजार की नौकरी के लिए क्यों तरस रहे हैं। अगर 1 एकड़ 2 एकड़ खेत है, मात्र 1 एकड़ खेत है, और 2 देशी गाय आप लोकल खली रख लीजिए, सस्ती है, तो आपका किचन तो फ्री हो ही जाएगा। पर मंथ की इनकम 15 से 20 हजार हो जाएगी, और राजा की तरह आप रहेंगे, किसी की गुलामी नहीं करनी है, आप अपना काम कर रहे हैं। तो वो मॉडल हम लोगों ने। और सबसे बड़ी बात जी सर, सबसे बड़ी बात कि जो इसमें हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, उस बिजली की कॉस्ट 50 पैसा प्रति यूनिट है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ती है। इतना नीट, क्लीन, ग्रीन एनर्जी कहीं नहीं है। आपने देखा होगा, आज सोलर सिस्टम को बोला जाता है कि बड़ा क्लीन एनर्जी है, लेकिन 20 साल बाद इसके डिस्पोजल की समस्या आएगी, जैसा आज प्लास्टिक के लिए हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ बैल ने गोबर किया, खेत में गया, गैस भी मिल गई, खाद भी मिल गई। कोई चीज ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचावे। तो इतना बढ़िया जीरो कार्बन फुटप्रिंट पे कह लीजिए आप काम हो रहा है, जिसको आप अपना के अपने गांव को समृद्ध कर सकते हैं, आत्मनिर्भर कर सकते हैं। ये संयोग है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 12 मई को पूरे देश को 8 बजे आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया। और संयोग देखिए, नमो ऐप पे मेरा उसी दिन शाम को 5 बजे से 36 मिनट का लाइव आया, जिसमें मैंने यही चीज रखी थी कि खाली निराश्रित गोवंश को अगर उपयोग कर लें, जो पूरे भारत में 1 करोड़ से ज्यादा है, तो हम 150 गीगावाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 3 लाख करोड़ प्रति वर्ष होगा, जो कृषि के बजट के बराबर है। ये ऑन रिकॉर्ड मैंने बोला है। तो हमको केवल अपने संसाधनों को समझना है, जिसको आज हम लायबिलिटी समझ रखे हैं निराश्रित गोवंश को, वो हमारे लिए असेट है। दूध नहीं भी दे रही तो इतनी चीजें वो दे रही हैं गोबर के माध्यम से कि आप सोच नहीं सकते हैं। गोबर का बेस्ट उपयोग खेती है। खेती के माध्यम से अगर आप करते हैं, आप बिलीव करिए कि हम लोग इतना कम कॉस्ट में चीजें उगा लेते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा कि कोई बाहर से इनपुट डालना ही नहीं है, केवल आपका श्रम है। अगर आपने किराए पर लेके कर रहे हैं तो वो भी श्रम केवल 25% कॉस्ट का आया। तो आप किसान क्या है, दुगनी छोड़ दीजिए, 4 गुनी अपने आप हो जाएगी। क्वालिटी का प्रोडक्ट हो गया, केमिकल नहीं डाला तो ऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का दाम अपने आप मिल जाएगा।
और किसान के ही दो समस्या है कि लागत ज्यादा होना, दाम न मिलना। यहाँ लागत एकदम खत्म और दाम अपने आप मिलेगा क्योंकि क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है। अब इसके आगे भी बढ़ के बैल से हम लोगों ने लो आरपीएम पर प्रोसेस करना शुरू किया। हाई आरपीएम पे जानते हैं प्रोसेस होने में आटा या तेल का है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा उसमें गर्मी उत्पन्न होती है। लेकिन जब लो आरपीएम देसी चक्की और कच्ची घानी यानी लकड़ी के कोल्हू इस सब का उपयोग करते हैं आप बैलों के माध्यम से, तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इंटैक्ट होती है और इसका बहुत ही बेहतर दाम मिलता है। आप आज ऑनलाइन जाके देख लीजिए अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो जो कच्ची घानी का शुद्ध सरसों का तेल है वो 350 से 400 450 रुपए लीटर है। तो ऐसी दशा में न केवल हम लोग किसानों का भला कर रहे हैं बल्कि एक बेरोजगार के माध्यम से वहीं उसको हम प्रोसेस भी कर रहे हैं लो आरपीएम पे बैलों का उपयोग करते हुए। हम लोगों ने एक यूनिट दिया है कि एक जोड़ी बैल से 4 चक्की और 1 कोल्हू तेल का आप 2.5 लाख में लगा लीजिए। स्टेनलेस स्टील का पूरा सब कुछ है और उसका जो पर मंथ का प्रॉफिट होगा मिनिमम 50,000 होगा। मेहनत कर लिया तो 1 लाख तक, यानी 4 से 5 महीने में पूरी कॉस्ट प्रोजेक्ट ही निकल आई। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस पे सब्सिडी भी अनाउंस है। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से 30% सब्सिडी है देहात में और 25% शहर में। तो इन लोग चाहें तो उस प्रोजेक्ट को अपना के यूथ लोग और आराम से कर लें। आज बहुत बात होती है कि भाई किसान परेशान है, आंदोलन चल रहा है। मेरा एक प्रश्न है कि अगर किसान या उनके बेरोजगार बच्चे अपना उत्पादन वहीं पे खुद लो आरपीएम से प्रोसेस करने लगे तो उनकी कॉस्ट आपने देखा कितना कम हो गया। एक जोड़ी बैल का खर्च अगर 100 रुपया भी खिलाते हैं तो 5 से 6,000 रुपया आपका या महीने का। लेकिन अगर उसी को आप बिजली से चला रहे हैं वर्तमान रेट पे तो वो 15 से 18,000 रुपया महीने का बिल है। तो 1/3 तो कॉस्ट ऐसे ही हो गई और एक आदमी की केवल जरूरत है, वही बीच में यूनिट लग गई, वही बैल में आता रहा, वही सब कुछ कर रहा है। तो हम लोग जब इस तरह से करेंगे तब जाके भला होगा हमारे देश का। और मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि यूथ लोग कम से कम अब भागे ना। जैसे अभी किसान के बारे में बात हम शुरू किए कि किसान त्रस्त है, आंदोलन हो रहा, तमाम बातें हो रही है एमएसपी और दुनिया भर की। क्या लो आरपीएम प्रोसेस को चुनौती कोई बड़ी कंपनी दे सकती है? उनको तो 1 घंटे में 5, जैसे हम लोग के चक्की में 1 घंटे में 5 किलो पीसा जाता है, उनके तो 1 घंटे में 5 टन चाहिए। लेकिन 5 टन जैसे ही आप लेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो क्वालिटी घट गई। हाई आरपीएम में न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रही। आज उनका आटा कितने में बिक जाएगा? हम लोग का आटा 100 रुपये केजी बिकता है, हम लोग का तेल 350 रुपये केजी यहाँ बिकता है और बाहर जाता है 400 रुपये। हमारा देशी घी यहाँ पर जो वैदिक रीति से बनता है वो 3,000 से 3,500 रुपये जाता है। लखनऊ में 3,000, बाहर 3,500। और ऐसा नहीं है कि हमारा ही जाएगा। इस चीज को लोग समझ गए हैं कि बिना इसके खाए जान नहीं बचेगी। आज कोरोना जो पिछले 1 साल से चल रहा है, सबको एक बात समझ में आई कि हमारा इम्यून सिस्टम तभी सही होगा जब हम अच्छा खाएंगे। तो अच्छा क्या जो आज उत्पन्न हो रहा वो अच्छा है, या जो आप ऑर्गेनिक तरीके से लो आरपीएम से प्रोसेस करके बना रहे हैं वो अच्छा है? तो दाम देने को अब तैयार है लोग, ऐसा नहीं है। बहुत से एक कस्टमर को हमको समझाना पड़ता था कि आप खा लीजिए, लेकिन आज वो खुद मांगते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग करेंगे तो कोई किसान परेशान नहीं होगा, न किसी को एमएसपी की जरूरत है। एक मान लीजिए आटा चक्की, 4 आटा चक्की, 1 कोल्हू, एक लड़के ने 2.5 लाख का यूनिट एक गांव में लगा दिया। एक गांव का पूरा अनाज वो प्रोसेस कर सकता है। अब सपोज करिए बड़ी कंपनी आके खरीद रही है एक साथ, जैसा नियम आ गया कि सबको छूट मिल गई है, कोई पहुंच जाएगा और वो खरीद लेगा पूरा। सबको डर यही है कि बड़ी कंपनी सस्ते में हमसे खरीद लेगी, बाद में महंगे में बेचेगी। लेकिन जिस लड़के ने गांव में यूनिट डाला है उसको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए। अब रॉ मटेरियल या तो वो किसान से खरीद ले या वो रॉ मटेरियल वापस उन बड़ी कंपनियों से खरीदे। तो वापस बड़ी कंपनी से खरीदने में तो बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि उनका भी प्रॉफिट जुड़ जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, गांव से शहर गया, शहर से फिर गांव आ रहा है, अनावश्यक डीजल पेट्रोल खराब हो रहा है, उसमें बर्बाद हो रहा है। तो उस लड़के को जिसने यूनिट डाली है रॉ मटेरियल के लिए अपने ही आसपास के किसानों से संपर्क करेगा और कहेगा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनी आपको दाम दे रहे हैं उससे 100 रुपया हम ज्यादा ही दे देंगे थोड़ा, या हम आपके गांव पे हम मुझ पर भरोसा करिए। उन लोग भरोसा करेंगे और वो अपने आप उनको दाम भी अच्छा मिलेगा। और कोई जो ये हल्ला मचा है कि किसान को तोड़ दिया जाएगा, बड़ी कंपनी आएंगी लूट लेंगी, ये सब केवल बकवास की बातें हैं क्योंकि इन लोगों ने जमीन पे काम ही नहीं किया है। मेरा तो दावे के साथ है
कि जो किसान है और जो उसका घर का बेरोजगार बेटा है वो अपना चीज कहीं बेचेगा नहीं, खुद प्रोसेस करके और अपने नियर आसपास के मार्केट में ही दे देगा। उसको कहीं दूर नहीं जाना है कि गांव का पैदा हुआ फिर ढो के ले जा रहे हैं शहर में दूर, फिर वहां हम प्रोसेस कर रहे हैं, फिर गांव में भेज रहे हैं। अनावश्यक क्यों हम ट्रांसपोर्टेशन का खर्च उठा रहे हैं, क्यों हम डीजल पेट्रोल बर्बाद करके और एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये गहराई से देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया आत्मनिर्भर भारत वाकई में हो जाएगा, और हम लोग तो कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि हवा की चीज है। सर ये आप ब्यूरोक्रेट रहे, उसके बाद आपने टेक्नोलॉजी पे बहुत बढ़िया काम किया और गांव, ग्रामीण, खेती, गौ संस्कृति पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल इसका कोई ट्रेनिंग मॉडल आपने सर विकसित किया? यदि यूथ आज कोई नौकरी छोड़ के आना चाहे और उसके बाद 1.5 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन है वो करना चाहता है, पर वो ट्रेंड नहीं, उसको उसके बाद ट्रेनिंग का कोई भी मॉडल नहीं है उसके पास, यहाँ से वहां वो भी आप सर ब्यूरोक्रेट रहे, धक्के खा रहा है, यहाँ पॉलिसी के लिए कुछ बोला जा रहा है, कहीं लोन के लिए भाग रहा है। तो कोई मॉडल सर अगर विकसित किया जाए युवाओं के लिए जहां वो ट्रेनिंग आपके यहाँ रह के 3 महीने ट्रेनिंग कर ले, तो मुझे लगता है ये तो फिर बहुत चमत्कारिक रिजल्ट देगा आगे जाके 25-30 साल में भारत में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने अपने यहाँ एक हॉल बना रखा है, उद्देश्य उसका यही है कि कम से कम 25-30 बच्चों को एक साथ ट्रेनिंग दे रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रहा हूँ तो संसाधन की मुझे दिक्कत रहती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि मैं काम करूं या इस तरह का मॉडल ट्रेनिंग लोग लें, तो मैं गवर्नमेंट के साथ काम करने को तैयार हूं। हम उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं ऑलरेडी वहीं पे मॉडल बना दें। मैंने तो ऑफर इन लोग को आपके माध्यम से कर रहा हूं। हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग ले ही सकते हैं, लेकिन एक सीमित संख्या है, 25-30 लोग हैं। कोरोना जब खत्म हो जाएगा तो मैं ऑफिशियली अनाउंस कर दूंगा कि हाँ लोग आए ट्रेनिंग लें। बहुत से लोग अनऑफिशियली आके ट्रेनिंग लेके जा भी चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो इस तरह के मॉडल, उनके जो तमाम ग्राम विकास विभाग के ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं, लखनऊ में ही ग्राम विकास विभाग के पास करीब 60-65 एकड़ जमीन है, लखनऊ से 20-25 किलोमीटर सीतापुर रोड पे पक्षी तालाब पे, और वहां पे इन लोग अपना मॉडल ये बना के, और वहां तो बाकायदे ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, आराम से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। पर्सनल कैपेसिटी में तो मैं शुरू ही कर रहा हूँ, जैसे कोविड का प्रोसेस थोड़ा खत्म हो जाए मैं दूंगा ट्रेनिंग। लेकिन गवर्नमेंट भी इसमें चाहे तो हम लोग साथ देने को तैयार हैं। ये बहुत बड़ी बात की आपने और आप कर रहे हैं, और मैं खासकर उस यूथ को कहूंगा जो आजकल का बहुत सारा यूथ कभी नशे की तरफ जाता है, डिप्रेशन का शिकार है। कोविड में भी मैंने काफी सारे लोगों को देखा डिप्रेशन के शिकार होते हैं। आपने शैलेंद्र सिंह जी से ज्यादा लड़ाई नहीं लड़ी। माफिया, पॉलिटिकल माफिया और सिस्टम अपने ही लोगों से, अपने ही ब्यूरोक्रेट से सबसे लड़ते हुए, और आज एक पॉजिटिव ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था जो हमें आत्मनिर्भर भारत बना सकता है, उसकी तरफ उनकी जो एक छलांग है। और मुझे लगता है यूथ को सीखना चाहिए। आपके लिए प्रेरक व्यक्तित्व आपके सामने है, और निराशा से इस समय बाहर निकलने की जरूरत है। पॉजिटिव रहेंगे तो कोविड भी नहीं छुएगा। सर एक आखिरी सवाल, अभी कल परसों सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, नाबी नारायण जी के साथ भी लगभग वही हुआ जो आपके साथ हुआ। उनका एक विदेशी कनेक्शंस आए उसमें और उनको परेशान किया गया। उस समय वहां की पुलिस ने परेशान किया। केरल की तब कांग्रेस सरकार थी, फिर जैसे आपको सपा और बसपा की सरकार ने वहां कांग्रेस में और माकपा की सरकार ने उनको परेशान किया। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था कि 50 लाख का आप मुआवजा दीजिए, इनका लाइफ आपने बहुत खत्म किया। दूसरा भी निर्णय आया कि अब इस मामले की जस्टिस जैन कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अब इसकी जांच सीबीआई से हो। तो क्या सर आप सरकार से चाहते हैं कि आपके जो जिंदगी के साथ इतना लंबा समय एक खिलवाड़ किया सिस्टम ने, मैं कहूंगा एक पॉलिटिकल माफिया ब्यूरोक्रेसी की सिस्टम ने खिलवाड़ किया, उसका कुछ मुआवजा मिले, और दूसरा कि उस पूरे केस की जांच कराई जाए जब आज मुख्तार अंसारी जेल में है और उस पूरे सिस्टम की जांच, मुलायम सिंह यादव भी जीवित हैं, मायावती जी भी जीवित हैं और जो है उपस्थित है। तो आप सरकार से मांग करेंगे सर कि उस मामले की फाइल फिर से खोली जाए? नहीं, बिल्कुल मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं इस बात का कि जब इन लोगों ने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहा कि शैलेंद्र जैसा कोई हमारे खिलाफ बोलेगा तो उसका क्या हश्र कर देंगे, इन लोगों ने तो पूरी कोशिश की हमें दबाने के और एक उदाहरण सेट करने की कि शैलेंद्र की तरह कोई दूसरा पैदा ना हो। लेकिन आप लोग के सहयोग से, आशीर्वाद से ऊपर वाले के, आज मैं उससे निकल के आया हूं। तो अब मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार कम से कम
वो उदाहरण अब ऐसा प्रस्तुत करे कि हम लोग जैसे लोगों की जो दुर्दशा करते हैं उनका भी ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए कि दूसरा अधिकारी या सरकार इस तरह से हिम्मत ना करे किसी ईमानदार अधिकारी को प्रताड़ित करने की, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो चाहे सरकार के माध्यम से। दूसरी बात रही मुआवजा की। किसी भी गुजरे समय का मुआवजा कोई देके उसको वापस नहीं ला सकता है। मेरा कीमती 17 साल बर्बाद हुआ। मैं तो खैर बर्बाद अब नहीं मानता हूं, लेकिन लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है। मैंने तो पॉजिटिव काम करके अपने को उसमें लगाए रखा। लेकिन सही बात है 17 साल किसी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है और मुआवजा हमें नहीं चाहिए। जो मुआवजा गवर्नमेंट इसमें देती है, मैं आपके माध्यम से ये पूरा जनता के सामने इस चीज को अनाउंस करता हूं कि यह मुआवजा हम लोग गो संस्कृति में लगा देंगे। हम लोगों को नहीं चाहिए मुआवजा, और यूथ को कैसे रोजगार मिले उसमें लगा देंगे। हमें पैसे की जरूरत है, बात सही है। हम लोग बहुत सीमित संसाधन में है, बहुत सीमित संसाधन में। मैं अब पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरा अपना 40 बीघा खेत 45 बीघा था, मैं 30 बीघा बेच चुका हूँ केवल इस सब काम में। तो अगर इसको सरकार देती है कोई ऐसा मुआवजा, तो वो गो संस्कृति में हम लगाना चाहेंगे, जिससे कि लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हो। और वो ट्रेनिंग सेंटर, जैसे आपने कहा आज मैं 25 लोगों को बनाया हूँ, कल को मेरे पास पैसा रहेगा तो मैं 25 नहीं 25,000 लोगों के लिए पूरे इंडिया में बनाऊंगा। और इससे ट्रेनिंग लेके जो आपने कहा 20-25 सालों में परिवर्तन होगा, मेरा पूरा विश्वास है 20-25 साल नहीं लगेंगे, मैक्सिमम 5 से 10 साल लगेंगे मैक्सिमम, क्योंकि चीजें बड़ी तेज फैलती हैं। जिस गांव में मैंने स्टार्ट किया, अगले 3 साल तक वो गांव विश्वास नहीं कर रहा था। जैसा संदीप जी ने बताया कि हम लोग लो लाइन में थे, बंजर भूमि थी, उसको ठीक करने में या लोग डूब जाए तो लेके गाय हमें दूसरी जगह जाके रहना पड़ता था महीनों। लेकिन आज वही गांव पूरा मॉडल हमारा फॉलो कर रहा है और खुद मेरे पास चल के आते हैं कि मेरा करिए, और हम लोग साथ में लेके कर भी रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि इसमें सरकार या आपके माध्यम से जनता या जो भी हमें मुआवजा मिले, सब लोग सहयोग करें और एक अच्छा मॉडल हम लोग पूरे ऑल इंडिया लेवल पर ट्रेनिंग सेंटर डेवलप कर दें। जैसे मैं आपको एक अच्छी खबर ये दूं, मेरे साथ एक शिखा जी हैं जो हमारे साथ सहयोगी हैं इसमें। पिछले 2 साल से वो कॉर्पोरेट की बहुत बड़ी नौकरी, आईसीआईसीआई में वाइस प्रेसिडेंट थी एचआर की, सेंट्रल में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थी, 1.5 करोड़ के लगभग का पैकेज छोड़ के 2 साल से काम कर रही हैं। तो उनके साथ हम लोगों ने पूरा ऑल इंडिया लेवल पर यही बना रखा है कि कैसे हम लोगों को ट्रेनिंग दें। तो मुझे भी ये चीज फैलानी है, तो वो इसकी एक्सपर्ट है ट्रेनिंग के, और वो पूरा तैयार बैठे हैं कि हम लोग इसको किया जाए। और देखिए आगे अगर माता ने चाहा ऊपर वाले के बाद से इसमें हम लोग करेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की सर। अभी तक लोग यही मानते हैं कि बुराई संक्रामक होती है, अच्छाई भी बहुत संक्रामक होती है और शायद बुराई से ज्यादा संक्रामक होती है।